हेलो बच्चों, मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों की भारत विजय। अब आधुनिक भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 7 हम आपको आज पढ़ाएंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 7 में हम अंग्रेज़ों की भारत विजय के बारे में आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत विजय कैसे किया। जैसा कि हमने पहले के घटनाक्रम को आपको बता दिया कि पहले घटनाक्रम क्या था। आज उसी का अगला पार्ट होगा, जिसमें हम बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय के बारे में बताएंगे कि बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य कैसे स्थापित किया। तो आज हम आपको बंगाल पर उन्होंने क्या क्या कैसी कैसी प्रक्रियाएँ चलाई, क्या तरीका रहा जिस तरीके से उन्होंने बंगाल पर आधिपत्य अपना जमाया, तो इन सारे घटनाक्रम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आइए, जैसा कि हम हर बार एक आपके लिए कोटेशन लेकर आते हैं, तो आज एक बार फिर कोटेशन आपके लिए लेके आए हैं। मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है। हमारी आधी जीत तो तभी हो जाती है, हमारी आधी जीत तो तभी हो जाती जब हम हमारे मन को अपने वश में कर लेते हैं। जब हम हमारे मन को अपने वश में कर लेते हैं तो हमारी आधी जीत तभी हो जाती है। अर्थात देखिए, पहले के बुज़ुर्ग लोग या फिर पहले के लोग यह बात बताते हैं, या फिर वर्तमान में भी देखेंगे तो इन सब चीज़ों की चर्चा आपसे की जाती है कि अगर आप दृढ़ निश्चयी होंगे, अर्थात संकल्प में विकल्प नहीं, मतलब आपने किसी चीज़ का संकल्प ले लिया है कि मुझे डेली आशीष सर का वीडियो देखना है, तो फिर देखना ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं, किसी और जगह जाना नहीं है, आपको यहीं से देखना है। आइए अपने घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। जस्ट मिनट बच्चों, एक मिनट। पीपीटी। तो आइए दोस्तों, अपने घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो आज का हमारा यही विषय है कि बंगाल पर अंग्रेज़ों ने कैसा अपना आधिपत्य जमाया। आइए, जैसे कि आज हम आपको प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, हम आपको आज प्लासी की युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे कि युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, क्यों प्लासी का युद्ध हुआ। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज हमने एक मैप लगाया है जिसमें हमने बंगाल की चर्चा की है। आइए, क्योंकि आज मैप हमने इसलिए लगाया क्योंकि आज हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इस बारे में इसलिए हमने मैप लगाया। आइए हम अपने घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई, तब उसके बाद जितने भी मुगल शासक सत्ता संभालने आते हैं वे सब उतने सक्षम नहीं होते, अर्थात शासक कमज़ोर होते हैं। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल के पतन का दौर शुरू हो जाता है। मतलब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल काल के पतन का दौर शुरू होता है, क्योंकि औरंगजेब कुछ ऐसी नीतियां ही रहती हैं जिस कारण से आने वाले शासकों के लिए अब मुगल सत्ता को संभालना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो गया था। साथ ही साथ शासक इतने योग्य भी नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो एक केंद्रीय सत्ता का रूप धारण कर सकें। इसलिए धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का पतन होने लगा। इस क्रम में मुगलों के द्वारा जो क्षेत्र जीत लिए गए थे, उनमें से ज़्यादातर क्षेत्र अब अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास में लग गए थे कि भैया हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, क्योंकि अब मुगल सत्ता कमज़ोर होगी। तब क्षेत्रीय जो शासक उठे, उद्भव हुआ, उन्होंने कहा कि अब हम मुगल सत्ता के अधीन नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। इन क्षेत्रों में मुख्यतः बंगाल का क्षेत्र था, और यही क्षेत्र काफ़ी हद तक इन प्रयासों में सफल भी होता है। अर्थात कहा जाए कि जो बंगाल का क्षेत्र था, यही क्षेत्र उठ खड़ा होता है मुगल सत्ता के से थोड़ा सा अलग होकर स्वतंत्र रूप से, और यही जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूर्णतः मतलब अलग होने की शक्ति में सफल हो पाता है। आइए आगे का घटनाक्रम देखते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो हमने एक बंगाल का मैप भी लगा रखा है, साथ ही साथ एक पिक्चर्स भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। उसमें बंगाल का क्षेत्र सिर्फ वर्तमान में हम भारत का बंगाल क्षेत्र देखते हैं, उतना मात्र नहीं था। उस समय वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, वर्तमान बंगाल का क्षेत्र, बिहार का, उड़ीसा का क्षेत्र, ये सभी मिलाकर के बंगाल का। सोचिए बंगाल प्रांत कितना बड़ा रहा होगा उसमें, मतलब पश्चिम बंगाल भी था, उसमें उड़ीसा भी था, आपका बिहार भी था, वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र भी था। इतना बड़ा क्षेत्र था वो। इस बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग था। इस बंगाल का जो क्षेत्र, यहाँ बहुत सारे उद्योग थे जहाँ वस्त्र और कपास का उत्पादन किया जाता था। तो मतलब कि बंगाल क्षेत्र में, और वर्तमान में भी देखेंगे तो बंगाल का क्षेत्र जो है जूट के लिए फेमस है, पटसन के लिए फेमस है, जूट के लिए।
तो वहाँ पर रेशमी वस्त्रों का काम या कपास का काम, इन सब का काम शुरू से ही बंगाल क्षेत्र इनके लिए समृद्ध रहा है काफ़ी। तो 1717 में उस समय शासन कर रहे मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो 1717 में बंगाल में उस समय वहाँ के एक शासक थे जिनका फर्रुखसियर नाम था। देखिए हम फर्रुखसियर की यूपी आपको फोटो दिखा रहे थे एक्चुअली में, जैसे ये स्क्रीन पे ये फर्रुखसियर हैं, तो ये फर्रुखसियर हैं। तो फर्रुखसियर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फर्रुखसियर की फ़ोटो है। तो इन्हीं के घटनाक्रम के बारे में हम आगे देख रहे हैं। 1717 में उस समय शासन कर रहे थे मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक कर के शुल्क के बदले मुक्त व्यापार करने को दी। अर्थात फर्रुखसियर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति देते, बस उसके बदले सिर्फ उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें 3000 रुपये वार्षिक कर देते, बस एक शुल्क के रूप में। इसे हमने बताया था भी। देखिए 1717 में मुर्शिद कुली खां का बंगाल का सूबेदार बनाया। किन्होंने? फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और वह इसी समय से व्यवहारिक तौर पर स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगा। तो देखिए ये हैं आपके सूबेदार, इनका नाम मुर्शिद कुली खां है। ये देखिए ये हैं मुर्शिद कुली खां नीचे और ऊपर है फर्रुखसियर। तो इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को, किन्होंने? मुर्शिद कुली खां ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बना और यह अत्यंत ही न्यायप्रिय नवाब थे। तब शुजा-उद-दौला जो नवाब बनेंगे ये बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं और मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला नवाब बनते हैं बंगाल के। किसने? मुर्शिद कुली खान की जब मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां की देखिए मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शुजा-उद-दौला बनते हैं। तो शुजा-उद-दौला जिसने 1732 में अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया, तो ये अलवर्दी खां हैं। तो अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार कौन बनाते हैं 1732 में? बच्चों शुजा-उद-दौला बनाते हैं। शुजा-उद-दौला जो है 1732 में अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं। 1739 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खान नवाब बना। इसके समय 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में सरफराज खान मारा गया और अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अब आइए हम अलवर्दी खान के बारे में पढ़ेंगे। 1740 से लेकर के 1756 के घटनाक्रम को हम देखेंगे। उस समय जो अलवर्दी खां थे उसमें एक सेनानायक थे जिसका नाम अलवर्दी खां था। वह सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज की हत्या कर देते हैं और 1740 बंगाल की सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। अलवर्दी खां ने मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भी भेजा था ताकि मुगल उससे कुछ न कहें और ऐसा हुआ भी। मुगलों की तरफ से यह नजराना स्वीकार कर लिया गया और फिर अलवर्दी खां बंगाल की शासन व्यवस्था को संभालने में लग गए। अब अलवर्दी खां ने मुगलों को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेज दिया ताकि उन्हें मुगल कुछ ना बोले, क्योंकि उन्होंने हत्या की थी, किसकी? सरफराज की हत्या की थी अलवर्दी खां ने, इसलिए। तो उसने नजराना स्वीकार कर लिया और अलवर्दी खां ने बंगाल को सशक्त बनाने में लग गए। अब आइए आगे घटनाक्रम देखते हैं क्या है बच्चों। तो अलवर्दी खां बंगाल की सत्ता पर 1740 से लेकर 1756 तक रहता है और अपने इस काल में वह बंगाल का एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आज़ाद क्षेत्र बनाने का प्रयास करता रहता है, बंगाल को मुगलों से अलग, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की सत्ता की तरफ से मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी। तो वे भी अपने व्यापार को विस्तार जो है बंगाल में खूब बढ़ा चढ़कर कर रहे थे। तो वो चाहता था कि बंगाल में जो मुगलों को के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मुक्त व्यापार की अनुमति मिली वो बंगाल में ना हो पाए, इसलिए वो बंगाल को स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है कि स्वतंत्र रखे मुगल सत्ता से। अलवर्दी खां जो है, देखिए अलवर्दी खां का ही है। तो अलवर्दी खां ने एक जिक्र किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी है। तो यूरोपियों की उपमा जो है अलवर्दी खां ने मधुमक्खी से की है। इसके अनुसार यदि इन्हें छोड़े अर्थात यदि यूरोपियों को छेड़ा जाए तो यह मतलब अर्थात एक तरीके से इन्होंने यूरोपियों को मधुमक्खी कहा है। अर्थात यदि मधुमक्खी को छेड़ा जाता है तो शहद देंगे, अगर छेड़ा ना जाए तो शहद देंगे और यदि इन्हें छेड़ दिया जाता है तो काट कर मार डालेंगे। अर्थात अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से की है। अर्थात जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, अगर आप उसमें उंगली नहीं करते हैं एक तरीके से, उसे आप डिस्टर्ब नहीं करते तो आपको शहद मिलता रहता है, लेकिन जैसे आप उसे छेड़छाड़ करते हैं तो आपको काटने लगता है। तो वही इसकी तुलना करते हैं मधुमक्खियों से। अलवर्दी खां को
को कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपने सबसे छोटे पुत्री को सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अलवर्दी खां का कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला, तो ये सिराजुद्दौला है, ये अलवर्दी खां के डायरेक्ट पुत्र नहीं है, तो अलवर्दी खां की सबसे छोटी जो पुत्री थी उनका पुत्र सिराजुद्दौला था, उसको अलवर्दी खां अपना नवाब घोषित करते हैं, अपना अर्थात उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 तक सिराजुद्दौला रहते हैं। तो सिराजुद्दौला को 1756 बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। सिराजुद्दौला को बंगाल सत्ता का प्राप्त होती है, 1756 प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ने लगे धीरे धीरे, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब को क्योंकि जो नवाब था उन्होंने अंग्रेजों के जो शत्रु थे उनको शरण दे रखी थी, और नवाब के मना करने के बाद अंग्रेजों ने जो नवाब के शत्रु थे उन्हें शरण दे रखी थी अपने यहाँ। तो जब नवाब ने मना किया अंग्रेजों को, सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप उन्हें वहाँ से हटाइए, आप उन्हें हमारे पास भेजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने बस्तियों की किलेबंदी करने लगे। कौन? अंग्रेजों ने बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दी, इसका नाम फोर्ट विलियम होगा, आगे देखिएगा। इसी कारण जब सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप जो विद्रोही आप उसको अपने यहाँ क्यों रखे हैं, तो उसको हमारे पास भेजिए, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। इसी कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया, और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण किसने? 15 जून 1756 ईस्वी ने सिराजुद्दौला ने कर दिया, और यह युद्ध 5 दिनों तक चला। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, और अंग्रेज भागकर कहाँ जाके बसे? फुल्टा द्वीप में बसते हैं जाकर के। तो अंग्रेज जाके फुल्टा द्वीप में बसते हैं, फुल्टा नामक एक द्वीप वहाँ बसते हैं। यह बच्चों देखिए ये फोर्ट विलियम है, आपके लिए फोर्ट विलियम की पिक्स लाई गई, तो ये फोर्ट विलियम है। अब यही जब सिराजुद्दौला जो है जब अटैक करते हैं फोर्ट विलियम पर, इसी का एक घटनाक्रम आगे देखिए, तो जिसको कालकोठरी की घटना बोलते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी घटना होती है। कब? 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी घटना। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कालकोठरी घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को हुई थी। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। तो अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल थे, इन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि कालकोठरी नामक घटना घटित हुई थी। तो हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। 20 जून 1756 को नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसमें दूसरे दिन जब इस कोठरी को खोला गया तो 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, और मात्र हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। तो अर्थात कहा जाए इस कोठरी में बंद होने वाले एक तरीके से अंग्रेज में एक हॉलवेल भी थे। यही जब हॉलवेल बचते हैं तो अपने आकर के फोर्ट विलियम मतलब कि अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को बताते हैं कि यह घटना घटी थी। संभवतः हॉलवेल की यह मनगढ़ंत कहानी थी, या जो ब्लैक होल या जिसको काल कोठरी घटना बोलते हैं 20 जून 1756 को, यह एक मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों में कहीं नहीं होती। ठीक है। अब इसी के बाद क्लाइव जो है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू होगा धीरे धीरे। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती। कब? सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। देखिए यहीं से बताया था आपको घटनाक्रम। अब इसी जलन की भावना का फायदा उठाएंगे क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। जैसे नवाब जो सिराजुद्दौला के जो अधिकारी लोग थे उस सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे। इसी का लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र की रचना रच दी। अब देखिए षड्यंत्र क्या रहा। इस षड्यंत्र में नवाब कि कौन कौन से लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके मिल जाते हैं, क्लाइव से मिल जाते हैं, उसके बारे में जो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था मीर जाफर, वो दीवान एक राय दुर्लभ थे, वो सैनिक अधिकारी यार लतीफ़, और बंगाल के व्यापारी जगत सेठ, ये सभी जा करके, क्योंकि ये सभी के सभी सिराजुद्दौला से परेशान रहते हैं, और इन्होंने जाकर के गुट बना लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। और यही जो गुट बनेगा, यही गुट आगे चल करके प्लासी का रूप धारण करेगा। यही षड्यंत्र प्लासी का रूप धारण करेगा। तो दोस्तों बच्चों, हम प्लासी षड्यंत्र और बक्सर की घटना के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियोस, हमारा काम आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे और लोगों तक शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लोगों तक चैनल हमारे पहुंचा रहे होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि उनका भी अच्छा हो सके। कल का हमारा जो वीडियो होगा वह प्लासी षड्यंत्र और
बक्सर युद्ध के घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। तो आज वर्तमान की जो हमारा क्लास था, इस वर्तमान क्लास में हमने प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी ये चर्चा कर दी है। प्लासी युद्ध और प्लासी युद्ध के बाद जो बक्सर युद्ध की घटना होगी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो संधियाँ होंगी, इलाहाबाद की संधि होगी, हम उन सभी चीज़ों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारे चैनल का लोगो है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं।